एपिसोड 91 इश्की का नशा। ये बोलकर मिशा राजवीर को वहां से अपने साथ लेकर आए और बोली, भाई इश्की ने पूरी बॉटल वाइन पी ली है और अब उसे नशा हो रहा है। राजवीर बोला, व्हाट, एक्सक्यूज मी। राजवीर ये बोलकर इश्की की तरफ देखने लगा। इश्की को अब तक पूरी तरह से नशा चढ़ चुका था। वो और शराब पीने के लिए आगे बढ़ गई, तभी रेहान और मेहर उसके हाथ से गिलास ले लिए। ये देखकर इश्की ने रोनी सी सूरत बना ली। राजवीर जल्दी से इश्की के पास आया और बोला, इश्की होश में आओ, ये सब क्या है। राजवीर को अपने पास देखकर इश्की बहुत खुश हो गई और झूमते हुए बोली, राजवीर आप आ गए। मुझे तो लगा था कि इस पूरी पार्टी में आप मुझे इग्नोर करने वाले हैं, लेकिन देखिए आप तो इतनी जल्दी ही मेरे पास आ गए। राजवीर ये सब देखकर और सुनकर समझ गया कि इश्की पर वाइन का नशा चढ़ चुका था। वो आराम से इश्की को बोला, इश्की अभी पार्टी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, तुम अब रूम में जाओ और आराम करो। राजवीर की बात पर इश्की बच्चे की तरह हरकतें करने लगी और जिद करते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है और ये ड्रिंक पीना है। ये बोलकर इश्की रेहान के हाथ से बॉटल लेने लगी। इश्की को ऐसे जिद करता देख राजवीर को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी राजवीर के पास अदिति आए और बोली, क्या हुआ राजवीर, आप ऐसे यहाँ आ गए। अदिति की बात पर राजवीर कुछ बोल पता उससे पहले ही इश्की गुस्से से अदिति से बोली, कुछ नहीं हुआ। अदिति इश्की को देखने लगी और फिर उसे इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि इश्की भी दूसरी लड़कियों की तरह बस राजवीर का अटेंशन चाहती थी। वो इश्की को इग्नोर कर फिर से राजवीर से बोली, राज क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। इश्की ने जब ये सुना कि अदिति राजवीर को राज बोल रही थी तो इस बात ने आग में और ज्यादा घी डालने का काम किया और इश्की गुस्से से राजवीर के आगे आ गई। फिर अदिति को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजवीर को निकनेम देने की, और रही बात डांस की तो मैं अभी तुम्हें डांस करवाती हूँ। ये बोलकर इश्की अदिति का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले गई और उसे वहां खड़ा करके बोली, अब कर डांस, क्या हुआ पैरों में बेड़ियां लग गई है, डांस कर अब। राजवीर ने जब ये सब देखा तो वो जल्दी से इश्की को रोकने के लिए डांस फ्लोर पर गया और उसे जबरदस्ती पकड़कर नीचे ले आया। इस वक्त पार्टी में लाइट बहुत डीम थी, जिस वजह से उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। राजवीर इश्की को डांस फ्लोर से नीचे लाकर मिशा से बोला, मैं इसे लेकर रूम में जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर इश्की को लेकर अपने रूम में चला गया। बाहर अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी अभी क्या हुआ। राजवीर ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा और तो और उसे इतने अच्छे और हक से अपने साथ नीचे लेकर गया। मिशा अदिति के पास आकर बोली, वो क्या है न भाई इश्की के लिए थोड़े ज्यादा फिक्रमंद है और इश्की के बिहेवियर के लिए सॉरी। ये बोलकर मिशा वहां से रेहान और मेहर के पास आ गई। राजवीर के रूम में राजवीर इश्की को पकड़कर रूम में लाया। इश्की ने जल्दी से खुद को छुड़वा लिया और दूर जाकर बोली, क्या हुआ, आपको बुरा लगा मैंने उस लड़की से इस तरह से बात की तो, या आपको इस बात का बुरा लगा कि मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और नीचे इतनी सारी लड़कियों का अटेंशन आपसे हट गया। इश्की की बात सुनकर राजवीर हंस दिया और उसके पास जाकर बोला, अच्छा मेरी प्यारी सी वाइफ को जलन हो रही है इसलिए इतना ड्रिंक किया। इश्की बोली, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही। राजवीर बोला, ठीक है फिर मैं जाता हूँ नीचे, तुम यहीं रहो। राजवीर एक्टिंग करते हुए बाहर जाने लगा। इश्की राजवीर को धमकाते हुए बोली, अरे रुकिए, खबरदार जो आप रूम से बाहर गए तो। राजवीर के कानों में जैसे ही इश्की की आवाज सुनाई दी वो स्माइल करने लगा। राजवीर पलटकर इश्की के पास आया और बोला, अभी तो तुम ही बोल रही थी कि तुम्हें कोई जलन नहीं हो रही है, तो फिर मैं नीचे क्यों नहीं जा सकता। राजवीर की बात पर इश्की कुछ नहीं बोली और राजवीर के गले लग गई। फिर वो बोली, नीचे अच्छे लोग नहीं हैं, आप यहीं रहिए। फिर वो राजवीर से दूर होकर बेड पर बैठते हुए बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप आग चलाए। राजवीर अपनी कठोर आवाज में बोला, आग चल ही रहा है, तुम्हें गर्मी वाइन की वजह से लग रही है, किसने बोला था इतना पीने के लिए। इश्की बोली, नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बस गर्मी लग रही है। ये बोलकर इश्की अपना गाउन खोलने लगी। राजवीर जल्दी से उसके पास गया और उसे ऐसा करने से रोकने लगा, लेकिन इश्की तो जैसे अब पूरी तरह से नशे में डूब गई। उसे बस गर्मी लग रही थी, जिस वजह से वो गाउन को अपने ऊपर से हटा देना चाहती थी। राजवीर ने ये देखा और उसकी नजरें कठोर हो गई। उसे समझ ही आया रहा था कि वो आखिर क्या कर रही थी। वो सोचने लगा, इश्की इसे कैसे अपने कपड़े उतार सकती थी, क्या उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। राजवीर ने उसे ऐसा करने से फिर से रोका और ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया। बाहर का मौसम बहुत सुहाना हो चुका था, क्योंकि अभी आषाढ़ का महीना चला रहा था, इसलिए आसमान में बादल का होना कोई नई बात नहीं थी। देखते ही देखते कुछ ही देर में झिलमिल झिलमिल बारिश होने लगी। अंदर राजवीर इश्की को शांत कराते हुए बोला, इश्की तुम जाकर शावर ले लो। इश्की बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, आप बस मेरी ये ड्रेस खोल दीजिए। इश्की जिद करते हुए अपनी ड्रेस को फिर से खोलने लगी। इश्की को रोकते रोकते राजवीर अब थक चुका था। थक हार कर राजवीर ने कहा, ठीक है जो करना है करो, फिर बाद में मुझसे मत बोलना कि मैंने वार्निंग नहीं दी। इश्की ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने राजवीर की बात सुनी ही नहीं और फिर से ड्रेस खोलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपनी पूरी ड्रेस निकाल दी। राजवीर तो इश्की को देखकर जैसे जम गया
क्योंकि उसने कभी भी इश्की को इस तरह से नहीं देखा था। उनकी शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, पर कभी भी राजवीर ने ऐसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस नहीं किया था। राजवीर बोला, इश्की शांत हो जाओ अब। लेकिन इश्की कहाँ उसकी सुनने वाली थी, वो तो बस अपने बाकी के कपड़े उतारने में लगी थी। एपिसोड 92, राजवीर और इश्की का एक होना। इश्की ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने राजवीर की बात सुनी ही नहीं और फिर से ड्रेस खोलने लगी और कुछ ही देर में उसने अपनी पूरी ड्रेस निकाल दी। राजवीर तो इश्की को देखकर जैसे जम गया, क्योंकि उसने कभी भी इश्की को इस तरह से नहीं देखा था। उनकी शादी को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, पर कभी भी राजवीर ने ऐसे अपना कंट्रोल खोता हुआ महसूस नहीं किया था। राजवीर बोला, इश्की शांत हो जाओ अब। लेकिन इश्की कहाँ उसकी सुनने वाली थी, वो तो बस अपने बाकी के कपड़े उतारने में लगी थी। कुछ देर बाद राजवीर ने भी अपना कंट्रोल खो दिया और इश्की को किस करने लगा। इश्की ने पहले तो राजवीर को खुद से दूर किया, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी उस फीलिंग में खो गई और राजवीर को किस करने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे में खोसे गए। बाहर मौसम बहुत प्यारा हो गया था और अंदर मदहोशी भरा माहौल था, शायद इसलिए क्योंकि आज 2 प्यार करने वाले एक जो हो रहे थे। कुछ घंटे बाद राजवीर ने इश्की को देखा, जो बहुत थकी हुई लग रही थी। राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया, फिर वो उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह का वक्त, सुबह के करीब 9 बज रहे थे। राजवीर कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता था, लेकिन आज वो भी इश्की के साथ ही सोता रह गया था। तभी राजवीर का फोन रिंग करने लगा, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। राजवीर जल्दी से अपने फोन को उठाकर उसे साइलेंट कर दिया ताकि इश्की की नींद खराब ना हो। राजवीर ने उठकर कॉल रिसीव किया, फिर कुछ बात करके कॉल कट कर दिया। फिर मुड़कर वो इश्की को देखने लगा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। राजवीर ने सोचा, जब इश्की उठेगी तो पता नहीं उसके साथ क्या करेगी। हालांकि इन सब में उसकी गलती कहाँ थी, सारी गलती तो इश्की की थी। उसे ने ही राजवीर को मजबूर किया था, लेकिन क्या सारी गलती इश्की पर लगाना ठीक था? लेकिन गलती किसी की भी हो, उन दोनों ने कल जो पल एक दूसरे के साथ बिताए वो काफी खूबसूरत थे। राजवीर ने फिर अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दिया और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में जब वो बाथरूम से बाहर आया तो उसे फ्रेश लग रहा था। राजवीर जाकर मिरर के सामने खड़ा हो गया और बाल सेट करने लगा। तभी उसे कुछ फील हुआ तो वो पीछे देखने लगा। उसने देखा कि इश्की अपनी आंख खोल रही थी। ये देखकर राजवीर उसके पास गया। इश्की ने जैसे ही अपनी आंख खोली वैसे ही उसने अपना सिर पकड़कर कहा, मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? फिर इश्की उठने लगी तो उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन होने लगा। वो दोबारा बोली, और साथ ही मेरी पूरी बॉडी में भी दर्द हो रहा है। जैसे ही इश्की ये बोली उसे रात की सारी बातें याद आने लगी। तब तक राजवीर भी उसके पास आ गया। वो इश्की के पास बैठकर उसे टेबल से मेडिसिन और पानी लेकर देते हुए बोला, ये लो, इसे खा लो, तुम्हारे सिर का दर्द और बॉडी का दर्द दोनों ठीक हो जाएगा। राजवीर की आवाज़ सुनकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपना सिर ऊपर करके राजवीर को देख सके, क्योंकि उसे अभी अपनी रात की हरकतें याद आ रही थी और राजवीर और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब सोचकर ही उसे बहुत शर्म आ रही थी। इश्की की आवाज़ सुनकर राजवीर ने उधर देखा और पाया कि इश्की बच्चों की तरह बथरोब पहनकर बाथरूम के गेट के पास बैठी थी। इस समय वो बिल्कुल 5 साल की छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जो बहुत आलसी होती है न, ठीक वैसे ही। राजवीर उसके पास गया और बोला, क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि चलना मत? फिर तुम यहाँ तक चल कर क्यों आई? इश्की बोली, मैंने आपको अंदर से आवाज़ दी थी, पर आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। चलिए अब मुझे उठाए। इश्की ने ये बोलकर अपने दोनों हाथ हवा में कर दिए। ये देखकर राजवीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। राजवीर ने उसे लेकर जाकर बेड पर बैठा दिया, फिर उसे कपड़े लाकर पहनने लगा। ये देखकर इश्की बोली, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने कपड़े तो खुद पहन सकती हूँ। राजवीर ने इश्की की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अब उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि इश्की क्या बोले जा रही थी उससे। उसे अब उसकी हेल्थ की चिंता थी, क्योंकि इश्की की बॉडी बहुत वीक थी। राजवीर उसे कपड़े पहनाकर बोला, कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलने वाली हो, तुम्हें पूरी बॉडी चेकअप की जरूरत है। पता नहीं उस जहर ने कितना इफेक्ट किया है तुम्हारी हेल्थ को, देखो पहले से कितनी वीक हो गई हो। ये सुनकर कि राजवीर उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात बोल रहा था, इश्की तपाक से बोली, ऐसा कुछ भी तो नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है। असल में मैं पहले से ही ऐसी थी, आपने गौर नहीं किया होगा। राजवीर इश्की के बाल सुखाते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इस बात पर डाउट है कि तुमने कभी स्पोर्ट खेले होंगे और मेडल्स भी जीते होंगे। इश्की एक प्राउड फेस से साथ बोली, अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने सच्ची में वो सब मेडल्स जीते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शहर का इतना बड़ा कॉलेज मुझे एडमिशन क्यों देता भला? मैं न तो कोई टॉपर थी, न ही कोई अमीर घर की लड़की, न ही तब राजवीर सिंघानिया मेरे प्यारे पति परमेश्वर थे, तो जाहिर सी बात है मुझे मेरे अचीवमेंट के बेस पर स्कॉलरशिप मिली होगी। राजवीर बोला, अगर ऐसा है तो तुमने स्पोर्ट को अपना करियर क्यों नहीं बना लिया? इश्की सैड होते हुए बोली, वो कोई था जो मुझे गिराना चाहता था, इसलिए उसने नेशनल गेम के टाइम मुझ पर चीटिंग करके जीतने का इल्जाम लगवा कर मुझे बैन करवा दिया। फिर इश्की अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोली, हालांकि कॉलेज में मुझे मेरे पिछले अचीवमेंट के बेस पर एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं कभी स्पोर्ट नहीं खेल सकती थी। इश्की की बात पर राजवीर ने आगे उसे कुछ भी नहीं बोला। एपिसोड 93,
इश्की का सपना। अगर ऐसा है तो तुमने स्पोर्ट को अपना करियर क्यों नहीं बना लिया? इश्की सैड होते हुए बोली, वो कोई था जो मुझे गिराना चाहता था, इसलिए उसने नेशनल गेम के टाइम मुझ पर चीटिंग करके जीतने का इल्जाम लगवा कर मुझे बैन करवा दिया। फिर इश्की अपनी बात को आगे बढ़ते हुए बोली, हालांकि कॉलेज में मुझे मेरे पिछले अचीवमेंट के बेस पर एडमिशन मिल गया, लेकिन मैं कभी स्पोर्ट नहीं खेल सकती थी। इश्की की बात पर राजवीर ने आगे उसे कुछ भी नहीं बोला। राजवीर आज ऑफिस नहीं गया, वो घर में रहकर ही काम कर रहा था। इश्की सो रही थी कि तभी वो अचानक उठ गई और राजवीर को ढूंढने लगी। राजवीर ने जैसे इश्की की आवाज सुनी, वो उठकर उसके पास गया और देखा कि इश्की डर रही थी और पसीने से लिथपथ थी। ये देखकर राजवीर बोला, इश्की क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? राजवीर की आवाज सुनकर इश्की जल्दी से उसके गले से गली गई और बोली, हाँ बहुत बुरा सपना, मैंने देखा कि कोई है जो। राजवीर ने इश्की से पूछा, जो क्या इश्की? इश्की बोली, जो हमें अलग करना चाहता है। सब ठीक है इश्की, तुमने सिर्फ एक सपना देखा है, उससे कुछ नहीं होता, छोड़ो इन बातों को। अच्छा हुआ तुम उठ गई, तुमने कुछ खाया नहीं था, चलो खाना खा लो। राजवीर प्यार से बोला और एक मेड को खाने लेके बुलाया। थोड़ी ही देर में वो मेड भी खाना लेकर आ गई और राजवीर ने इश्की को खाना खिला दिया। फिर उससे बोला, अब कैसा फील कर रही हो? अच्छा, इश्की ने एक शब्द में जवाब दिया। राजवीर को समझ आ गया कि इश्की अभी भी उस बेकार सपने के बारे में ही सोच रही थी। राजवीर ने सोचा कि कोई सपना कैसे उन दोनों को अफेक्ट कर सकता था। सपना तो सपना ही होता है जो बहुत से लोगों को याद तक नहीं रहता। राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और बोला, मैंने सुना है तुम अपने स्कूल टाइम में बॉक्सिंग करती थी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं भी तुम्हारा ये टैलेंट देखूं। राजवीर की बात पर इश्की तुरंत बोली, आपको आज का ही दिन मिला मेरा टैलेंट देखने के लिए। आज मुझ में हिम्मत नहीं है आपसे लड़ने की, कल आना। राजवीर ने हंसते हुए बोला, तुम एक्सक्यूज दे रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक प्लेयर कभी भी कोई एक्सक्यूज नहीं देता। राजवीर की बात सुनकर इश्की आंख फाड़कर उसे देखने लगी और अपने मन में बोली, एक्सक्यूज सीरियसली, इन्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ, जैसे कि इन्हें तो पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया था। सारी गलती इनकी थी, उसके बाद भी मुझे बोल रहे हैं। राजवीर ने इश्की को सोफे पर बैठाते हुए कहा, पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर आंखें निकाल कर मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ही हूँ, जिंदगी भर देखते रहना। और रही बात बॉक्सिंग की, तो चलो ठीक है, आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन कल इसे कंटिन्यू करेंगे। फिर राजवीर भी खुद इश्की के साथ सोफे पर बैठ गया। राजवीर को अपने बगल में बैठे हुए देखकर इश्की जल्दी से उसके गले से लग गई और कुछ सोचने लगी। उसको इस तरह अपनी सोच में खोए हुए देखकर राजवीर ने कहा, वैसे अब क्या सोच रही हो? कुछ जरूरी बात सोच रही हूँ। राजवीर की बात पर इश्की ने जवाब दिया। राजवीर बोला, पर क्या? इश्की बोली, यही काश मैं दोबारा अपने करियर को स्टार्ट कर पाती। सीरियसली ये ऑफिस का काम और यह पढ़ाई, ये सब नहीं है मेरे बस की। मैं कुछ और थी, कुछ और बनना चाहती थी, लेकिन कुछ और ही कर रही हूँ। राजवीर ने जब इश्की की इच्छा सुनी तो वह भी सोचने लगा कि इश्की सही कह रही थी। अपने सपने को छोड़कर किसी दूसरी लाइफस्टाइल में ढलना सच में ये बहुत मुश्किल भरा काम था। इश्की का सपना कुछ और था और वह अभी कर कुछ और ही थी। डेफिनेटली राजवीर उसमें उसकी जरूर मदद कर सकता था। राजवीर ने प्यार से इश्की के सर पर हाथ रखा और बोला, क्या तुम सच में अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हो? राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपने सिर को हाँ में हिलाया। ये देखकर राजवीर मुस्कुरा गया और बोला, ठीक है, फिर बाकी सब तुम मुझे पर छोड़ दो। तुम्हारे नाम को खराब करने और तुम्हारे करियर पर बैन जिसने भी लगवाया है, वो बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा और फिर उसके बाद तुम दोबारा बॉक्सिंग कर पाओगी। क्या आप सच कह रहे हैं? आप ऐसा कर सकते हैं? इश्की एक्साइटमेंट में बोली और वो अपने एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई कि उसने ये सवाल किससे किया था। राजवीर सिंघानिया जो कुछ भी कर सकता था, तो उसके लिए भला एक छोटा सा मैटर सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात होगी। राजवीर ने जब इश्की की एक्साइटमेंट से भरी वॉइस टोन सुनी तो उससे बोला, क्यों, तुम्हें अपने हस्बैंड पर डाउट है? इश्की ने ये सुनते ही न में गर्दन हिला दी। ये देखकर राजवीर बोला, अच्छी बच्ची। ये सुनते ही इश्की का मुंह बन गया, लेकिन वो अब कुछ नहीं बोली। उसने टीवी ऑन किया और एक मूवी लगाकर राजवीर के साथ देखने लगी। दूसरी तरफ एक प्राइवेट योट पर एक लड़का आराम से बैठकर समुंदर को देखकर मजे कर रहा था। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आया और बोला, सर हम वापस कब जाने वाले हैं? 2 दिन से हम यहीं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पेंडिंग है, यहाँ तक कि सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ मीटिंग का रिजल्ट भी आना बाकी है। अपने असिस्टेंट की चिंता से भरी बातें सुनकर वो लड़का बोला, रिलैक्स देव, कितना टेंशन लेते हो तुम, जस्ट चिल, हम यहाँ आए हैं रिलैक्स करने और शहर के शोर से कहीं दूर शांति से रहने, और तुम हो जो यहाँ भी अपने काम को लेकर आ गए। सीरियसली बड़े बोरिंग इंसान हो तुम। असिस्टेंट बोला, बट सर आप मंथ में कम से कम 2 बार तो यहाँ आ ही जाते हैं शांति की तलाश में, और रही बात मेरी, तो मुझे सिर्फ चिंता है कि बाकी के काम कैसे होंगे। वो लड़का एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है देव, बड़े लोगों ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चिंता और चिता की राशि एक ही होती है, इसलिए मुझे डर है कि तुम ज्यादा चिंता करोगे तो जल्द तुम्हारी चिता ना सज जाए। तो प्लीज यार ज्यादा टेंशन मत लो, अपने नहीं तो मेरे बारे में सोच लो। मैं कहाँ अपने लिए फिर से नया असिस्टेंट ढूंढता फिरूंगा और उसे अपने रंग रूप में दिलाऊंगा।
उस लड़के की बात पर देव का मुंह बन गया। उसने सोचा कि उसका बॉस सच में बहुत अजीब था। असिस्टेंट धीरे से खुद से बोला, लेकिन फिर भी हमें सिंघानिया कॉर्पोरेशन के बारे में चिंता होनी चाहिए। वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, लेकिन आप कुछ समझो तब न। वो लड़का आराम से एक सोफे पर लेटकर आसमाना की तरफ देखने लगा। फिर अचानक उसने अपने असिस्टेंट से बोला, वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसके बारे में मैंने पता करने के लिए कहा था? देव बोला, सर आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तब न काम होगा। यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं है और आपने वाईफाई भी बंद कर रखा है, जिससे आपको कोई परेशान न कर पाए। इस चक्कर में मैं भी अपना कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। उस लड़के ने कहा, अच्छा अब समझ में आया कि क्यों तुम इतना भड़क रहे हो। तुम यहाँ 2 दिन से मेरे साथ हो और अपनी जीएफ से बात नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी हम कल यहाँ से जाएंगे। उसकी बात पर देव बुरी तरह से चिढ़ गया और खुद से बोला, जीएफ कौन सी जीएफ? आपके नखरे उठाते उठाते ही मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरे पास जीएफ बनाने और उसके नखरे उठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। एपिसोड 94, 99 रोजेस का बुके। अच्छा अब समझ में आया कि क्यों तुम इतना भड़क रहे हो। तुम यहाँ 2 दिन से मेरे साथ हो और अपनी जीएफ से बात नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गया, लेकिन फिर भी हम कल यहाँ से जाएंगे। उस लड़के ने कहा तो उसकी बात पर देव बुरी तरह से चिढ़ गया और खुद से बोला, जीएफ कौन सी जीएफ? आपके नखरे उठाते उठाते ही मैं इतना थक जाता हूँ कि मेरे पास जीएफ बनाने और उसके नखरे उठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। इश्की, मीशा और रेहान तीनों के इंटर्नशिप का टाइम अब खत्म होने वाला था। तीनों वापस कॉलेज जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खास करके इश्की, क्योंकि जब से उसकी और प्रिया की बहस हुई थी तब वो प्रिया को देखना नहीं चाहती थी। वो तो बस कैसे भी करके अपने दिन काट रही थी। अभी भी प्रिया ने इश्की को अपने केबिन में कुछ काम के सिलसिले में बुलाया था। इश्की उसके सामने खड़ी थी। ये देखकर प्रिया बोली, इश्की तुम बैठ सकती हो। इश्की बोली, कोई बात नहीं मैम, मुझे लगता है कि ऑफिस आवर्स में हमें अपना बिहेवियर प्रोफेशनल रखना चाहिए। इससे हमें याद रहता है कि हम ये काम करने के लिए है, न कि इधर उधर की बातें करने के लिए। इश्की के मुंह से ये सब सुनकर प्रिया समझ गई कि ये ताना इश्की ने उसी को दिया था। लेकिन पहले भी तो उस टॉपिक के बाद इश्की ने प्रिया से बात की थी, पर वो कभी इतनी रूड नहीं थी। पर ऐसे अचानक अब वो इतना रूड होकर उससे बात कर रही थी। क्या किसी ने इश्की को उसके खिलाफ किया है? ऐसे ही कई सारे सवाल प्रिया के मन में चल रहे थे। वो अपने सोच से तब बाहर आई जब इश्की ने उसे आवाज लगाई, हेलो मैम, आपने मुझे ही क्यों बुलाया था? प्रिया ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि आज ऑफिस में तुम्हारा लास्ट डे है, तो आज तुम्हें काम नहीं दिया जाएगा। रही बात तुम्हारी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट की, तो वो जल्द ही मेल पर आ जाएगा। वैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने 2 महीने का इंटर्नशिप पूरा किया। प्रिया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर इश्की चिढ़ गई, क्योंकि उसने कहा कि इश्की की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। उसकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती थी? वो तो अभी भी एक फ्रेशर थी। इश्की वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ गई कि तभी उसके पास एक पियून आया और उसे एक 99 रोजेस का बुके देकर बोला, मैडम ये आपके लिए आया है। उस बड़े से बुके को देखकर इश्की पूरी तरह से हैरान हो गई। उसने सोचा कि आखिर किसने उसे इतना बड़ा बुके दिया, और वो भी रोजेस का। इश्की उस पियून को थैंक यू बोली और फिर गौर से उस रोज को देख उसे काउंट करने लगी। वो रोज पूरे 99 थे, ना उससे एक ज्यादा और न ही एक कम। इश्की खुद से बोली, क्या मतलब हुआ 99 रोज का? क्या ये इंसान मुझे अपना प्यार दिखा रहा है? 99 रोज भेजने का मतलब तो यही हुआ कि वो मुझे अपने मरते दम तक प्यार करेगा। क्या ये बुके देने वाले राजवीर है? इश्की के मन में कई सारे सवाल आए। फिर वो बोली कि वो खुद ही राजवीर से इस बारे में पूछ लेगी। इश्की उन बुके को साइड रखकर अपना काम करने लगी। शाम का वक्त, इश्की मिशा के रूम में इधर उधर टेंशन के मारे टहल रही थी। उसे ऐसे देख मिशा इरिटेट हुए और बोली, इश्की तू ऐसे चलना बंद करेगी? मुझे चक्कर आ रहे हैं तुझे देखकर। इश्की मिशा की बात सुनकर उसकी तरफ देखी और बोली, चक्कर? तुझे तो सिर्फ चक्कर ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्द हॉस्पिटल में ही एडमिट होने वाली हूँ। मिशा इश्की को शांत करते हुए बोली, तू चिंता न कर, हम पता लगा लेंगे कि वो इंसान कौन है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सिर्फ तेरे साथ मजाक कर रहा हो। इश्की ने कहा, रियली? मुझे तो टेंशन हो रही है ये सोचकर कि जब राजवीर को इस बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कहीं वो उस आदमी का मर्डर न कर दे। मिशा हंसते हुए बोली, अच्छी बात है, तब तो टेंशन ही खत्म। मिशा की बात पर इश्की ने उसे एक खतरनाक लुक दिया। ये देखकर मिशा बोली, अच्छा चिल्ल, मैं रेहान को बोलती हूँ वो अपने सोर्सेस लगाकर पता करे कि कौन ये बुके लेकर आया है। इश्की ने पूछा, और इससे क्या होगा? मिशा कॉन्फिडेंट के साथ बोली, उससे हमें क्लू मिल जाएगा, फिर हम दूसरा क्लू ढूंढेंगे और कैसे भी करके हम उस इंसान तक पहुंच ही जाएंगे। इश्की बोली, ठीक है, तेरी बात में दम तो लग रहा है, चल ऐसा ही करते हैं, लेकिन तब तक वो आदमी और कोई मुसीबत ना खड़ी करे, वरना मुश्किल हो जाएगी। मिशा खुशी से बोली, चिल्ल, अगर वो ऐसा कुछ करेगा भी तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल से हम कॉलेज जाने वाले हैं, तो कॉलेज तो अपना इलाका है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। इश्की अपने हाथ से मुक्का बनाते हुए बोली, ये बात भी है,
लेकिन एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तब बताऊंगी उसे इश्क की क्या चीज़ है। मिशा ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए, भाई आते ही होंगे। हाँ ठीक है, इश्की बोली और फिर वो अपने रूम में चली गई। इश्की ने रूम में जाकर देखा कि राजवीर पहले से ही आ चुका था और इस वक्त वो बाथरूम से नहाकर बाहर निकला था। राजवीर ने अभी सिर्फ लोअर पहना हुआ था जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही थी और साथ ही साथ वो बहुत हॉट भी लग रहा था। राजवीर को इस तरह देखकर इश्की बोली, हे आप इस तरह से पूरे रूम में नहीं घूम सकते, समझे। इश्की की आवाज़ सुनकर राजवीर कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखने लगा। इश्की राजवीर के पास जाते हुए बोली, आपको डर नहीं है? अगर किसी ने आपको ऐसे देख लिया तो उसका ईमान डोल जाएगा। राजवीर ने इश्की की बात पर अपनी एक आईब्राउ उठाए और घूरते हुए उसे देखा, फिर आगे बोला, रियली? ये मेरा रूम है और इस रूम में कोई भी बिना मेरी परमिशन के नहीं आ सकता है, तो उनका ईमान नहीं डोलने वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा। राजवीर ये बोला ही था कि तभी इश्की जल्दी से बोली, मेरा क्या? मुझे कुछ नहीं होता है, समझे आप। ये कहकर इश्की जल्दी वहां से भागकर बाथरूम में गई। राजवीर ये देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ वो लड़का अपने केबिन में बैठा था। रात होने लगी थी लेकिन वो घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके साथ साथ देव भी पिस रहा था। देव अपने मन में बोला, हद होती है, जब मैंने कहा था कि वापस चलिए तब उन्हें शांति और एंजॉयमेंट की पड़ी थी और अब देखो रात रात भर उल्लू की तरह जागकर काम कर रहे हैं और मुझे भी जगा रहे हैं। हे भगवान, बस वो लड़की एक बार इनसे पट जाए, पूरे 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तभी उसके कानों में उसके बॉस की आवाज आई, कहाँ खो गए तुम देव? जल्दी से मुझे सिंघानिया कॉर्पोरेशन की फाइल दो। देव बोला, जी सर। फिर उसने वो फाइल दी। वो लड़का काम करते करते हुए बोला, इस बुके के मिलने के बाद क्या रिस्पॉन्स दिया उसने? ये सुनकर देव थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, सर। वाह, वो। उसको इस तरफ से हकलाता हुआ देखकर वो लड़का बोला, डोंट टेल मी देव कि तुमने इस बार भी कोई गलती कर दी है। देव ने जल्दी से कहा, सॉरी सर, वो इस बार ड्राइवर से गलती हो गई। उस लड़के ने थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, क्या? देव बोला, सर ड्राइवर ने बुके तो पहुंचा दिया लेकिन कार्ड लगाना भूल गया जो आपने दिया था। ये बोलकर देव ने जल्दी से अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। देव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो लड़का गुस्से से बोला, तुम सबके सब पागल हो, किसी से कोई काम नहीं होता है। तुम लोग कपूर इंडस्ट्रीज को एक दिन डूबा कर रहोगे। मुझे तो समझ नहीं आता है कि डैड ने मुझे एक से बढ़कर एक नमूने क्यों पकड़ा दिए। उस लड़के को गुस्से में देखकर देव ने जल्दी से फिर अपनी गर्दन नीचे कर ली। ये देखकर वो लड़का और इरिटेट हो गया और बोला, अब ये सब करना बंद करो यार और कुछ सोचो कि अब क्या किया जाए। इतनी मुश्किल से मैंने ये तरीका ढूंढ कर निकला था। उस लड़के की बात सुनकर देव जल्दी से बोला, सर मैंने पता किया है कि आज उनका इंटर्नशिप खत्म हो गया है और कल से वो कॉलेज जाने वाले हैं, तो हम कुछ इस बारे में सोच सकते हैं। देव की बात पर उस लड़के ने खुशी से कहा, हाँ कर तो सकते हैं कुछ, मैं उसके कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और ऑफिस का काम रात को कर लूंगा। उस लड़के की बात सुनकर देव को तो जैसे हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसने सोचा कि उसका बॉस पागल हो गया है क्या, जो वो एक कॉलेज में पढ़ाने की सोच रहा था और वो भी एक लड़की को पटाने के लिए। इतना तो फिर भी ठीक था, लेकिन क्या पूरे दिन कॉलेज में बिताने के बाद उनके अंदर इतनी जान बचेगी कि वो ऑफिस का काम रात को देख सके। देव धीरे से बोला, ये इंसान इतना पागल कैसे हो सकता है। एपिसोड 95, इश्की के कॉलेज को खरीदना। नेक्स्ट डे मिशा और इश्की दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास में मधु इश्की और मिशा के पास आकर बोली, अरे वाह, आज तो चांद भी नजर आ गया। आप दोनों इस क्लास में पधारकर इस क्लास की शोभा को बढ़ा दी है और हमें धन्य कर दिया। मधु की फालतू बकवास को इश्की इग्नोर करके अपने डेस्क पर बैठ गए, लेकिन मिशा मधु से बोली, चलो जब हम इतने ही महान हैं तो फिर तुम्हें हमारे पैर छूने चाहिए, तो चलो शुरू हो जाओ। मधु अपनी नाराजगी दिखाते हुए बोली, दफा हो जा, अकेले अकेले इंटर्नशिप करके आ गए। अरे मेरे बारे में तो सोच लिया होता। अब मैं क्या करूं? अभी तक मैंने कहीं भी इंटर्नशिप नहीं की है और अपनी गाइड के पास इंटर्न रिपोर्ट के सिलसिले में मिलने गई तो वो सीधे बोली, जाओ पहले इंटर्नशिप करके आओ। मधु की बात पर इश्की ने कहा, क्या तूने कहीं भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं किया? मधु सैड होते हुए बोली, नहीं यार, फैमिली इमरजेंसी थी इसलिए मुझे घर जाना पड़ा और पूरे टाइम मैं वहीं थी। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ऊपर से मेरी मैम भी खड़ूस है। मधु की बात पर मिशा भी अपने डेस्क पर बैठे हुए बोली, सच में तेरा बैड लक चल रहा है, अब क्या करना है? मधु उनके साथ बैठते हुए बोली, करना क्या है, सबसे पहले अपनी गाइड चेंज करवाऊंगी, फिर कहीं से फेक सर्टिफिकेट का जुगाड़ करूंगी। मिशा बोली, ये भी सही है, लगी रह। तभी क्लास में बहुत शोर होने लगा। सारे स्टूडेंट आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर मिशा ने एक लड़के से पूछा, ये अचानक क्या हो रहा है? एक लड़का बोला, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज को कपूर इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है और आज इसी को लेकर एक सेशन है। मिशा ने शौक होकर पूछा, क्या? इश्की बोली, लेकिन ये कब हुआ? पता नहीं, हमें तो अभी अभी इस बारे में पता चला है। ये बोलकर वो लड़का वहां से चला गया।
मिशा अपने शौकन रिक्शन के साथ इश्की को देखने लगी। ये देख इश्की बोली, ठीक है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये जो तू इतना रिएक्ट कर रही है। हमारा कॉलेज शहर का सबसे फेमस कॉलेज है, यहाँ के स्टूडेंट्स अपने फील्ड में जीनियस होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इस कॉलेज को खरीदना चाहेगा। मिशा को भी इश्की की बात सही लग रही थी, क्योंकि अब वो दोनों ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्होंने कपूर इंडस्ट्रीज के बारे में भी सुना था। उन्हें पता था कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस कॉलेज को रातों रात खरीद सकते हैं। मिशा को ये भी पता था कि हाल ही में सिंघानिया कॉर्पोरेशन और कपूर इंडस्ट्रीज साथ में प्रोजेक्ट करने वाले हैं। पहले इन दोनों को बिजनेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से इंटर्नशिप शुरू की वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तो काम कैसे होता है ये जानने लगे थे। कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा अपना प्रॉफिट देखता है और ये कॉलेज उन्हें बहुत प्रॉफिट देगा। कुछ देर बाद पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ऑडिटोरियम में पहुंच चुके थे, क्योंकि यहाँ पर आज कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ आने वाले थे, जिसे लेकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइट भी थे। वही सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, तभी एक लड़की बोली, मैंने तो सुना है कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ बहुत ही हैंडसम है। ये सुन दूसरी लड़की बोली, हो सकता है, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो राजवीर सिंघानिया से ज़्यादा हैंडसम नहीं है। मैं तो हमेशा विश करती हूँ कि एक बार हमारा कॉलेज उन्हें इनवाइट करें। ये सुनते ही उनके साथ बैठा हुआ एक लड़का बोला, तुम भी क्या बात कर रही हो, चाहे राजवीर सिंघानिया हो या ये कपूर, दोनों ही हमारे पहुँच के बहुत ऊपर है, तो फालतू के सपने सजाना बंद करो और खास करके ये कि राजवीर सिंघानिया कभी हमारे कॉलेज आएंगे। मैंने तो सुना है कि उन्हें पब्लिक अपीयरेंस देना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी मीडिया के सामने आए हैं सिर्फ अपनी मर्जी से, वरना किसी मीडिया हाउस में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिना उनकी परमिशन के उनके बारे में कोई न्यूज़ पब्लिश कर दें। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के केबिन में समर राजवीर के सामने खड़ा था और कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तभी राजवीर ने उसे देखा तो वो बोला, सर एक बात है। राजवीर ने अपना काम करते हुए पूछा, क्या? सर, तंश कपूर ने वो कॉलेज खरीद लिया है जहां मैम पढ़ती है। समर की बात सुनते ही राजवीर के हाथ एकदम से रुक गए जो कि कीबोर्ड पर चले रहे थे। फिर राजवीर समर की तरफ देखकर पूछा, इसकी कोई खास वजह? समर बोला, वजह तो पता नहीं है सर, लेकिन उन्होंने रातों रात वो कॉलेज खरीद लिया और ऊपर से वो आज उस कॉलेज में एक सेशन भी अटेंड करने जा रहे हैं। ये सुनकर राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुमने मुझसे कल कहा था कि किसी ने इश्की की इन्फॉर्मेशन निकाली है और आज ये बोल रहे हो। समर बोला, एग्जैक्टली सर, ये सारी बातें एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है कि तंश कपूर ने ही वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है। सो हमने आपसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, लेकिन उनके हाथ मैम की जनरल इन्फॉर्मेशन तो लगी गई और कॉलेज के बारे में भी पता चला गया होगा। समर की बात सुन राजवीर आराम से बोला, हम ठीक है, अभी देखते हैं कि ये आखिर क्या करने की सोच रहा है। ये सुनकर समर चिंता भरी आवाज में बोला, बट सर, क्या होगा अगर उसने मैम को हर्ट करने को कोशिश की तो? राजवीर बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, फिर भी इश्की की सिक्योरिटी को बढ़ा दो और तंश के पीछे भी कुछ आदमी को लगा दो, मुझे उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर कॉलेज से कुछ दूरी पर एक लिमिटेड एडिशन की कार खड़ी थी, जिसमें देव और उसका बॉस तंश बैठा था, कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ। तंश कपूर फैमिली का सबसे छोटा बेटा था जिसकी उम्र 27 साल और उसकी आइज ब्लैक कलर थी। तंश हमेशा ब्राइट कलर पहनना पसंद करता था, लेकिन आज वो फॉर्मल पहन कर आया था। उसकी मस्कुलर बॉडी में शर्ट की फिटिंग अच्छी लग रही थी। तंश कॉलेज की ओर देखते हुए बार बार देव से पूछ रहा था कि सब लोग अंदर कब जाने वाले हैं। इस सवाल से देव इरिटेट हो चुका था। फिर वो हमेशा की तरह अपने मन में बोला, हद होती है दीवानगी की भी, 10 मिनट का इंतजार नहीं हो रहा है इनसे। लोग कहते हैं कि प्यार में इंसान पागल हो जाता है, पर वो लोग ये नहीं बताते कि पागल इंसान और कितना पागल हो सकता है। जाहिर सी बात है कि ये सब देव अपने मन में ही सोच सकता था, क्योंकि वो तंश के सामने ये सब बिल्कुल नहीं कह सकता था। तभी तंश की तेज आवाज देव के कानों में पड़ी, तुम फिर अपनी जीएफ के सपनों में खो गए? देव हड़बड़ा कर बोला, ना नहीं सर, मैं कहीं नहीं खोया। वो तो बस मैं ये सोच रहा था कि कल रात तक आपने कुछ और प्लान किया था और आज सुबह सडन आपने मुझे कॉलेज ही खरीदने को कह दिया, ऐसा क्यों? ये सुन तंश डेविल स्माइल के साथ बोला, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि डैड मुझे कभी भी इस कॉलेज में पढ़ाने नहीं देंगे। वो फिर कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा कर देते और मुझे उनके सामने मजबूर होना पड़ता, इसलिए मैंने ये रास्ता निकाला। इससे कंपनी का प्रॉफिट भी है और मेरा चांस भी, डैड भी खुश, मैं भी खुश। तंश की बात सुन देव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है सर, आपने तो कमाल का खेल खेला है। तंश बोला, हाँ, इसे ही बिजनेस करना कहते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला है। अब मुझे ये बताओ कि हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सुन देव बोला, सर वो प्रिंसिपल ने कहा कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए। हमने शॉर्ट नोटिस पर बताया था उसे कि हम आने वाले हैं। ये सुनते ही तंश गुस्से से बोला, सो व्हाट, हमें यहाँ आने में पूरे 1 घंटे लगे हैं, क्या इतना टाइम काफ़ी नहीं था उसके लिए जो मुझे वेट करने को कह रहा है? तंश की बात सुन देव बिल्कुल चुप हो गया और वो अपने मन में बोला, हद होती है,
इसमें भी गलती उस बेचारे प्रिंसिपल की ढूंढ रहे हैं न कि अपनी। बेचारे को सडन बोल दिया कि कॉलेज आ रहे हैं, वो भी सेशन के लिए। ऐसे में अब उन्हें टाइम तो लगेगा ही ना, पर इन्हें कौन समझाए। तभी तंश बोला, अब बस, इससे पहले कि मेरा अच्छा खासा मूड खराब हो जाए, मैं जा रहा हूँ अंदर। सर आप ऐसे कैसे जाएंगे? थोड़ा तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचिए। आप बस 2 मिनट यहीं रहिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। देव ये बोलकर कार से बाहर निकल गया। एपिसोड 96, इश्की और राजवीर का बारिश में रोमांस। सर आप ऐसे कैसे जाएंगे? थोड़ा तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचिए। आप बस 2 मिनट यहीं रहिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। देव ये बोलकर कार से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कॉलेज के अदन बने ऑडिटोरियम की सभी सीट भरा हुआ था। गेट से लेकर स्टेज तक बॉडीगार्ड्स खड़े थे और सभी स्टूडेंट्स, स्टाफ की नज़र गेट पर टिकी हुई थी। तभी उन बॉडीगार्ड्स के बीच से होते हुए तंश कपूर ने अंदर एंटर किया और अंदर आते ही उसकी नज़रें किसी को ढूंढने लगी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इश्की पर गई तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो अपने चेयर पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही वहाँ कुछ ट्रस्टी स्पीच देने लगे थे और सब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तंश कपूर के इस कॉलेज को खरीदने से वो सभी कितना ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे। जाहिर था कि तंश एक बड़ा आदमी है और उसे खुश करना सभी चाहते थे। आखिर में तंश ने अपनी स्पीच दी। तंश ने जितनी बातें कही वो सब देव ने ही उसे लिख कर दी थी। स्पीच देते समय उसकी नज़र इश्की पर थी, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया, खुद इश्की ने भी, क्योंकि वो पूरे टाइम मिशा से बातें कर रही थी। वो तो ये सेशन अटेंड भी नहीं करना चाहती थी, पर टीचर्स ने किसी को भी जाने नहीं दिया था और सभी को ये सेशन अटेंड करना कंपलसरी कर दिया था। तभी इश्की बोर होते हुए बोली, यार कब खत्म होगा, पक गई हूँ मैं। ये सुन उसकी बगल में बैठी मधु बोली, रियली इश्की, तुम इतने हैंडसम लड़के को देखते हुए भी बोर हो गई? मेरी तो नज़र ही नहीं रही है उस पर से। मधु की बात सुन इश्की अपना मुंह बना ली और वो सोचने लगी कि जब से वो राजवीर के साथ रहने लगी थी तब से उसे हैंडसम लड़कों को देखकर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ये शायद इसलिए क्योंकि राजवीर ही इतना हैंडसम था कि उसे देख और कहीं ध्यान नहीं जा सकता था। कुछ देर बाद सेशन खत्म हुआ तो इश्की मिशा से बोली, मैं घर जा रही हूँ, बोर हो गई हूँ आज। ये सुन मिशा तुरंत बोली, हाँ ठीक है चल, मैं भी चलती हूँ। उसके बाद दोनों ही तुरंत कॉलेज से निकल गई। वही तंश प्रिंसिपल के केबिन में जाकर बैठ गया। उसके हाथ में इश्की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। तंश उसे पढ़ने के बाद प्रिंसिपल से पूछा, जब ये एक बॉक्सिंग प्लेयर रह चुकी है तो कॉलेज के लिए क्यों नहीं खेलती है? उसकी बात सुन प्रिंसिपल बोला, सर एक मैच के दौरान उन पर चीटिंग करने का इल्जाम लगा था और प्रूफ भी उनके अगेंस्ट थे, इसलिए बॉक्सिंग से उन्हें बैन कर दिया गया है। ये सुन तंश बोला, मैं मिलना चाहता हूँ इससे। ठीक है। ये बोलते हुए प्रिंसिपल ने एक पियोन को इश्की को बुलाने के लिए भेज दिया। उसके थोड़ी ही देर बाद उन्हें ये पता चला कि इश्की अपने घर चली गई और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है था। तंश को भी ये पता चला तो वो बोला, कोई बात नहीं, मैं कल मिल लूँगा। ये बोलकर तंश प्रिंसिपल के केबिन बाहर निकल गया। उसके निकलते ही उस केबिन में जितने भी लोग थे उन सभी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि तंश वहाँ जब तक था वहाँ का पारा हाई था, लेकिन उसके जाने के बाद भी टीचर्स और प्रिंसिपल थोड़े परेशान थे। तंश को छोड़कर वापस लौटते हुए एक टीचर्स ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या ये कल फिर से आने वाले हैं? उसकी बात सुन प्रिंसिपल आराम से बोला, अब कहा है तो आएंगे ही। हालांकि प्रिंसिपल को तंश के एटीट्यूड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो एक प्रिंसिपल है और उन्होंने कई सालों से इस कॉलेज में बहुत से अमीर घर के बच्चों को आते जाते देखा था, लेकिन वो थोड़ा परेशान जरूर हो गए थे। इधर इश्की और मिशा घर पहुंची तो मिशा तुरंत अपने रूम में चली गई। वही इश्की हॉल में खड़ी होकर अपना फ़ोन देखने लगी तो देखा कि फ़ोन की बैटरी लो है, तो वो जल्दी से उसे चार्ज में लगाकर मिशा के रूम में चली गई। उसके रूम में जाकर इश्की मिशा से कुछ देर बात की, फिर दोनों साथ में मूवी देखने लगी। मूवी देखते देखते कम शाम हो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। शाम होते ही आज आसमान पर काले बादल छा गए थे। खिड़की से बाहर देखते हुए इश्की की नज़र ऊपर बादल की ओर गई तो वो अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज़ में बोली, प्लीज़ प्लीज़ आज बारिश हो जाए, प्लीज़ गॉड। इश्की ये कहते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जोर से बादल गरजने की आवाज़ आने लगी। ये सुन इश्की तुरंत रूम से बाहर निकली और खुशी से उछलते कूदते रूम से अटैच सामने की टेरेस पर चली गई और ऊपर देखने लगी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। फिर इश्की बारिश में भीगते हुए झूमने लगी। इधर राजवीर ऑफिस से आते ही अपने रूम में आया और इश्की को ढूंढने लगा। जब वो रूम में नहीं दिखी तो राजवीर रूम से बाहर आया और नीचे जाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने की टेरेस पर गई, जहां इश्की खुशी से बारिश में भीग रही थी। राजवीर की नज़र जैसे ही इश्की पर गई वैसे ही वो उसकी खूबसूरती देख खो गया। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, तुमसा कोई दूसरा ज़मीन पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी और किसी गैर का रुख हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। फिर अगले ही पल राजवीर इश्की को देखते हुए उसके पास जाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? राजवीर की आवाज़ सुनकर इश्की पीछे देखते हुए बोली, आप देख रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं?
राजवीर बोला, हाँ मैं देख तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह इस वक्त बारिश में नहीं भीगना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुन इश्की मुस्कुराते हुए होकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ आ जाए भीगने के लिए। उसकी बात सुन राजवीर रूड वॉइस में बोला, नहीं, मुझे बारिश पसंद नहीं। ये सुन इश्की अपना मुंह बनाते हुए बोली, अनरोमांटिक ही रहेंगे आप, ठीक है मत आओ। ये सुन के राजवीर की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो बोला, अच्छा ऐसा तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। रुको तुम। ये बोल राजवीर अपना कोट उतारते हुए टाई भी खोल दिया और इश्की के पास चला गया। उसके पास जाकर उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, अब पछताना मत। ये बोल वो इश्की को किस करने लगा। इस वक्त यह नज़ारा किसी फिल्म की सीन से कम नहीं थी। तेज बारिश के बीच ये रोमांटिक कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। राजवीर इश्की के लिप्स को किस करते करते उसकी गर्दन पर भी किस किया तो इश्की राजवीर के एकदम करीब हो गई और उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़कर धीरे धीरे इश्की राजवीर की शर्ट के बटन को खोल दी और अगले ही पल उसकी शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हुए खो गए और राजवीर इश्की को लेकर झूले पर चला गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। राजवीर इश्की को किस करते करते उसके पूरे शरीर पर हाथ चलाने लगा। थोड़ी देर में राजवीर ने इश्की की गर्दन पर बाइट किया, जिससे वो थोड़ा नाराज होकर बोली, राजवीर ये क्या किया आपने, गर्दन पर बाइट क्यों किया? कल मुझे कॉलेज जाना है और ये दिखेगा। राजवीर ने इश्की की सारी बातों को इग्नोर किया। इस समय उसका फोकस सिर्फ उसे प्यार करने में था। राजवीर इश्की को उठाकर रूम में आया। दोनों गीले थे, इसलिए राजवीर उसे बाथरूम में लेकर गया और शॉवर के नीचे खड़ा करके उसे प्यार करने लगा। इश्की को इन सब से बहुत ज्यादा ही शर्मा रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसने जल्दी से खुद को राजवीर के सीने में छुपा लिया। ये देख राजवीर बोला, अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले ही तो तुम मुझे अनरोमांटिक कह रही थी। ये सुनकर इश्की को लगा कि वो जमीन में गड्ढा कर खुद को उसमें छुपा ले। आखिर इन सबकी शुरुआत उसी ने ही की थी और राजवीर को उकसाने की गलती भी। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। शायद उसे भी अब ये सब अच्छा लगने लगा था। राजवीर इश्की के पूरे शरीर पर किस करने लगा, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आया और दोनों एक दूसरे में डूब गए। सुबह का वक्त इश्की ने देखा कि राजवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। फिर उसने खुद को देखा तो उसने एक नाइट ड्रेस पहना हुआ था। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठकर उसके पास गई, जो मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल को सेट कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र अभी तक उस पर नहीं गई थी। इश्की जब उसके पीछे आए तो राजवीर ने उसे तब देखा, लेकिन तब तक वो पीछे से आकर उसे हक कर ली। ये देख उसके फेस पर स्माइल आ गई और वो पीछे पलटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजवीर थोड़ी देर में इश्की से अलग हुआ और फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, इश्की मैंने उस मैच के बारे में पता करवाया है। ये सुनकर इश्की गौर से राजवीर को देखने लगी, जैसे कि वो उसके मुंह से आगे की बात सुनना चाहती हो। राजवीर ये देख आगे बोला, उस मैच से रिलेटेड सारे प्रूफ खत्म हो चुके हैं और तुमने जिस इंसान के बारे में बताया था वो इस देश को छोड़कर जा चुका है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। हमने उसे बहुत सी कंट्री में ढूंढा लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपनी पहचान बदल कर रह रहा हो। इश्की ने पूछा, पर वो ऐसा क्यों करेगा? राजवीर बोला, हो सकता है कि वो किसी से छुप रहा हो और वैसे भी उसने कई ऐसे काम किए थे जिससे उसके बहुत से दुश्मन बन गए होंगे। राजवीर अपने बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा था उसका बैन तुम पर सिर्फ 3 साल का होना चाहिए था, तो तुम कोर्ट में अपील करके अब इस बैन को हटवा सकती हो। जैसे ही इश्की ने ये सुना कि वो अब बॉक्सिंग कर सकती थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बोली, आप सच कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? राजवीर ने कहा, बेशक तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट लॉयर हायर करता हूँ, वो बहुत जल्द ही कोर्ट से इस बैन को हटवा देगा। एपिसोड 97 लव बाइट्स के निशान। इश्की आज बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी और हो भी क्यों ना, आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। आज उसे पता चला कि वो वापस से अपने करियर स्टार्ट कर सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती थी। इश्की चाहते हुए मिशा के पास आई तो उसे इतना खुश देखकर मिशा बोली, क्या बात है, आज तो खुशी छुपाए नहीं छुप रही है आपकी। इश्की मिशा के रूम में गोल गोल घूमते हुए बोली, ये लो, मैं अपनी खुशी छुपा नहीं रही बल्कि दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिशा ने इश्की को शांत करते हुए कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, एक जगह पर टिक तो जा पहले और ये बता कि हुआ क्या है। इश्की बोली, चल कॉलेज, रास्ते में बताती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। फिर दोनों अपनी कार में आकर बैठ गए। मिशा कार में बैठने के बाद बोली, ले बैठ गए हम कार में, अब बता क्या बात है। इश्की ने खुशी और एक्साइटमेंट से कहा, तुझे पता है राजवीर ने कहा है कि मेरे ऊपर जो बैन था अब वो हट सकता है, क्योंकि उस बैन को लीगली सिर्फ 3 साल का ही होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि मैं वापस बॉक्सिंग कर सकूंगी। मिशा ने भी एक्साइटेड होकर पूछा, क्या तू सच कह रही है? इश्की ने कहा, हाँ यार, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन राजवीर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों अपने कॉलेज पहुंच गए। राजवीर के ऑफिस में
समर जल्दी से राजवीर के केबिन में आया तो वो उसे देखकर बोला, क्या हुआ है, तुम ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो? समर ने जल्दी से कहा, सर आपने कल मुझे मैम के बॉक्सिंग मैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाने को कहा था। उस वक्त मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन तंज कपूर भी उस इन्फॉर्मेशन को निकलवा रहा था और उसने तो कोर्ट खुलते ही मैम के ऊपर से बैन हटवा दिया है। राजवीर ने ये सुनकर स्माइल किया, फिर बोला, अच्छी बात है, हम डायरेक्टली इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, लेकिन वो हो सकता है, इसलिए उसने अपनी पावर का यूज किया। खैर छोड़ो, इससे फायदा तो इश्की को ही हुआ ना। समर परेशानी से बोला, वो तो ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये तंज कपूर कुछ ज्यादा ही मैम के मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है? हमें कुछ करना चाहिए। समर को इश्की की चिंता हो रही थी और होनी भी चाहिए। अब सिर्फ वो उसकी लेडी बॉस ही नहीं बल्कि रिलेशन में भी थी। ऊपर से अब वो भी घर में सबके साथ क्लोज हो गया था और सब में उसे उसका परिवार नजर आने लगा था। राजवीर समर की परेशानी समझते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, इश्की खुद उसे हैंडल कर लेगी, इतनी वीक नहीं है वो और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। समर ने राजवीर की बात सुनी, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत टेंशन था, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोला और अपने काम करने के लिए केबिन में चला गया। कॉलेज में इश्की और मिशा जैसे ही कॉलेज पहुंची, वो दोनों जल्दी से भागकर अपनी क्लास में गई। तभी एक पियोन आकर इश्की से बोला, इश्की आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, सर क्यों बुला रहे हैं? मैंने तो अब कुछ किया भी नहीं है। मिशा बोली, जाकर देख क्या बात है। इश्की प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर वो अंदर आने की परमिशन ली और फिर केबिन के अंदर आ गई। इश्की ने देखा वहां पर प्रिंसिपल सर के साथ साथ तंज भी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक प्रिंसिपल सर ने उसे क्यों बुलाया था। ऊपर से तंज की नज़र लगातार उस पर ही थी। इश्की सब बातों को इग्नोर कर प्रिंसिपल के सामने गई और बोली, सर आपने मुझे बुलाया? प्रिंसिपल बोले, हाँ इश्की, दरअसल मिस्टर कपूर को तुमसे कुछ बात करनी थी। इश्की ने ये सुनकर कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ तंज को देखा। तंज तो जैसे इश्की में खो गया था। जब से वो आई थी उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। तभी तंज के कान में प्रिंसिपल की आवाज़ आई, मिस्टर कपूर ये इश्की है, आपको इससे बात करनी थी ना। ये सुनकर तंज हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर उस केबिन से बाहर चले गए और अंदर तंज और इश्की ही बच गए। इश्की बोली, आपको क्या बात करनी है? इश्की की प्यारी आवाज़ सुनकर तंज तो जैसे मंत्रमुग्ध ही हो गया, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर इश्की से बोला, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। मैं कल जब आया था तो मैंने सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट की फाइल देखी थी। आप एक बॉक्सिंग प्लेयर हैं और ये देख मुझे बहुत अच्छा लगा। वो क्या है ना, मैंने भी काफ़ी बॉक्सिंग की है, तो मुझे आप में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है। तंज की लास्ट लाइन को सुनकर इश्की को थोड़ा सा अजीब लगा। वो बोली, मतलब क्या है आपका? इश्की के ऐसे बोलने से तंज को समझ आया कि उसने क्या बोला दिया। फिर वो खुद को करेक्ट करते हुए बोला, आई मीन कि हमारा सेम प्रोफेशन है, तो ये देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि गलतफहमी की वजह से आपको बैन कर दिया था और मैं अपने सामने टैलेंट को वेस्ट होता नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने आपके ऊपर लगा बैन हटवा दिया है। नाउ यू आर फ्री टू प्ले। इश्की ने जैसे ही तंज की बात सुनी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन उसने ये शो नहीं किया। तंज जो कब से उसे ही देख रहा था, अचानक उसकी नज़र उसके गर्दन पर गई जहां पर उसे लव बाइट्स के निशान दिखे। ये देख वो अपनी जगह पर जैसे जम गया। पहले तंज बैठा हुआ था और इश्की ने हाई नेक टॉप पहना हुआ था, जिस वजह से उसे वो निशान दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब वो उससे बात करते करते खड़ा हुआ तो उसे वो निशान दिख गए। एपिसोड 98, मीशा और इश्की को मिली पनिशमेंट। पहले तंज बैठा हुआ था और इश्की ने हाई नेक टॉप पहना हुआ था, जिस वजह से उसे वो निशान दिखाई नहीं दिए, लेकिन जब वो उससे बात करते करते खड़ा हुआ तो उसे वो निशान दिख गए। इश्की तंज से बात करके वापस अपनी क्लास में गई। वहीं प्रिंसिपल के केबिन में तंज को जैसे सांप सूंघ गया। फिर वो वहां से निकलकर अपने कार में जाकर बैठा और गुस्से से देव को देखा। ये देख देव डर गया और मन में बोला, अब इस शैतान को किसने जगाया है, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। तभी तंज बोला, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इश्की का बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर देव शॉक्ड हो गया और उसने कहा, क्या बॉयफ्रेंड? लेकिन सर उसकी इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ये बात नहीं थी। मैंने अच्छे से इस बारे में पता किया था, मैम का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। देव ने जल्दी जल्दी अपनी सफाई दी। तंज गुस्से से बोला, ओ रियली? तो क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? मैंने इश्की के नेक पर लव बाइट के निशान देखे हैं, तो क्या वो किसी मच्छर से हुआ है? देव ने दोहराया, लव बाइट। तंज ने कहा, हाँ, अब पता करो कौन है वो और उसे मेरे रास्ते से हटाओ। देव ने पूछा, लेकिन कैसे सर? तंज ने गुस्से में कहा, ये भी मैं ही बताऊं? कुछ भी करके, या फिर उसे पैसे और प्रॉपर्टी ऑफर कर दो, एनीथिंग बट उसे मेरे रास्ते से हटाओ, समझे? तंज का गुस्से देख देव आगे कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि वो ऐसा कैसे कर सकता था। किसी के प्यार को पैसे से तोल देना क्या ये ठीक था? खैर उसे ऑर्डर मिल चुका था तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देव अभी भी इसी सोच में था कि वो इश्की के बॉयफ्रेंड का पता कैसे लगाए।
उसने पहले ही जितना पॉसिबल था सब पता कर लिया था, तो अब ये न्यू बात कैसे पता करे। वहीं दूसरी तरफ इश्की खुशी से मिशा को सारी बातें बता दी। ये सब सुनकर मिशा बोली, क्या बात है इश्की, इसने तो आते ही तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इश्की खुशी से बोली, हाँ यार। इश्की ने पूछा, अच्छा अब ये बता, रोज भेजने वाले का कुछ पता चला क्या। मिशा ने कहा, नहीं यार, रेहान ने सारे सोर्स लगा दिए, बस यही पता चला कि किसी के ड्राइवर ने उसे दिया था, पर वो किसका ड्राइवर था ये पता नहीं चला। इश्की ने कहा, चल छोड़, अब कोई और हरकत भी नहीं की है उसने तो जाने दे। शाम का वक्त, इश्की आज बहुत खुश थी, इसलिए खुशी से वो किचन में आए। उसका मन आज डिनर बनाने का था, इसलिए वो किचन में आकर बोली, आज का डिनर मैं बनाऊंगी। इश्की के मुंह से ये बात सुनकर सारे शेफ शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसकी कुकिंग स्किल का सबको पता था। उसने बस एक बार राजवीर के लिए सही से ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन वो भी शेफ के सामने, फिर भी ब्रेकफास्ट और डिनर में बहुत ज्यादा अंतर था। तभी सबके कानों में एक बार फिर से इश्की की आवाज आए। वो बोली, क्या हुआ है, कुछ गलत है, आप सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इश्की की बात से सभी होश में आए। फिर चीफ शेफ ने कहा, मैम आप क्यों तकलीफ ले रही हैं, आप मुझे बता दें, मैं बना दूंगा। इश्की शेफ से बोली, जी नहीं, आप जाए यहाँ से, मैं खुद बनाऊंगी। इश्की शेफ से ये बोल ही रही थी, तभी मिशा उसे ढूंढते हुए किचन में आए और उसने इश्की और शेफ के बीच की बातें सुन उससे बोली, इश्की हमें पता है कि तू आज बहुत खुश है, इतना कि तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें टॉर्चर करे। मिशा की बात पर इश्की बोली, व्हाटएवर। तभी वहाँ कोमल शेफ को रात के डिनर का मेनू बताने आई। वो मिशा और इश्की को देखकर बोली, क्या बात है, आज तो तुम दोनों किचन में हो। उद्धरण चिन्ह। मिशा कोमल से बोली, मॉम सिर्फ इश्की यहाँ आई थी, मैं तो इसे ढूंढते हुए आ गई और आकर देखा कि ये मैडम खाना बनाने का सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह। कोमल बोली, तुम क्यों खाना बनाओगी इश्की, शेफ ये बना लेंगे। उद्धरण चिन्ह। इश्की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, नहीं आंटी, मेरा आज आप सभी के लिए खाना बनाने का बहुत मन है, प्लीज मुझे बनाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, सीरियसली तुम्हें बनाने दे, अगर हमने तुम्हें खाना बनाने दिया तो ये ऐसा होगा जैसे हमने खुद को ही फूड पॉइजन की सजा सुना दी है। उद्धरण चिन्ह। मिशा की बात पर इश्की बुरी तरह से चिढ़ गई और उसने आलू उठाकर उसको मारा, लेकिन मिशा ने ये पहले ही देख लिया था, इसलिए जब इश्की उसे आलू को फेंका तो वो नीचे झुक गई और आलू जाकर मेहर को लग गई, क्योंकि मेहर किचन से आ रहे शोर को सुनकर इसी ओर आ रहा था। आलू लगते ही मेहर दर्द से कहराते हुए बोला, आउच, ये क्या है, तुम दोनों क्या पागल हो गई हो। लेकिन इश्की ने मेहर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और फिर वो एग उठाकर मिशा से बोली, अब बचो। ये देखकर मिशा बोली, नहीं इश्की, वो एग है, उसे नीचे रख दो, अगर वो मुझे लगा तो मुझे नहाना पड़ेगा, और तुझे पता है नहाना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लगता है, दिन में एक बार नहा लेती हूँ वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, ये सब तो तुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। मिशा को जब लगा कि इश्की नहीं सुनेगी तो वो मौका देखकर वहां से भागने लगी। ये देखकर इश्की भी उसके पीछे भागी और बोली, मिशा की बच्ची आज नहीं बचने वाली है तू, बहुत मजाक बनाती है तू मेरा, रुक आज बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। दोनों भागते भागते हॉल में आ गई। तभी इश्की ने एग मिशा को फेंक कर मारा, लेकिन एक बार फिर से मिशा नीचे झुककर बच गई। मिशा फिर इश्की को देखकर बोली, ले मैं फिर से बच गई। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर जब मिशा ने इश्की को देखा तो उसने इश्की को अपनी जगह पर जमे हुए देखा। ये देखकर मिशा ने पीछे खा तो वो भी शॉक रह गई। उनके पीछे अर्नव खड़े थे, जिनके सिर पे एग फूटा था और एग का लिक्विड पूरा उनके फेस पर आ गया था। ये देखकर दोनों एकदम चुपचाप किसी शरीफ बच्चे की तरह खड़ी हो गई। कोमल और मेहर भी किचन से बाहर आ गए थे और जब उन्होंने पूरा नज़ारा देखा तो उन्हें बहुत तेज की हंसी आ गई। कोमल हंसते हुए अर्नव के पास आई और उनके सिर एग के कवर का पीस हाथ में लेकर फिर से हंसने लगी। अब तक राजवीर के अलावा बाकी सारे मेंबर भी हॉल में आ गए थे। राजवीर अभी भी ऑफिस में था। सभी लोग अर्नव का ये हाल देखकर शॉक हो गए थे और साथ साथ सभी को हंसी भी आ रही थी। तभी दादी ने कहा, अर्नव ये सब कैसे हुआ। दादी की इस बात ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इतना सुनते ही अर्नव जी मिशा और इश्की को देखकर बोले, तुम दोनों ने घर को प्लेग्राउंड बना रखा है क्या, और बना भी लिया तो देख लेते किस पर क्या फेंक रहे हो। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, डैड हमें क्या पता था कि आप पीछे ऐसे अचानक से प्रकट हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह। अर्नव ने अपनी एक आईब्राउ उठाकर कहा, रियली, तो घर में आने से पहले मैं ढोल बाजवा कर अनाउंसमेंट करवाओ। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, अंकल इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब इस मिशा की वजह से हुआ, इसे झुकना नहीं चाहिए था, इवन इसी ने मुझे उकसाया भी था ऐसा करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, ओ हेलो,
तू मुझे मरने के लिए पीछे भाग रही थी और मैं खुद को बचा भी नहीं सकती। क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। देखते ही देखते दोनों फिर से लड़ने लगी। तभी अर्नब बोले, अब बस करो तुम दोनों, लेकिन हाँ सजा अब तुम दोनों को मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, क्या सजा? डैड क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। अर्नब उसी टोन में बोले, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ और तुम्हें सीरियस होकर इसे पूरा करना है। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, बट डैड हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। इश्की जल्दी से मिशा के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, मिशा इज राइट। अर्नब ने तेज आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, तुम दोनों ने गलती की है और इसकी सजा मिलेगी। और वो सजा ये है कि तुम दोनों कल से 1 हफ्ते तक गार्डन की सफाई करोगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर मिशा बोली, डैड हाउ रूड यू आर, आपको सिर्फ एक एग लगा वो भी गलती से, उसकी आपने हमें इतनी बड़ी सजा सुना दी। उद्धरण चिन्ह। अर्नब ने कहा, जी हाँ, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें बचा लेगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अर्नब वहां से चले गए। मिशा मासूम सी शक्ल बनाकर दादी के पास जाकर बोली, दादी आपने डैड को कुछ कहा क्यों नहीं? आपको लगता है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे हाथ गार्डन की सफाई के लिए बने हैं? उद्धरण चिन्ह। दादी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दादी वहां से चली गई। उनके जाते ही मिशा घूरकर इश्की को देखते हुए बोली, और बना ले तू खाना। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो आराम से खाना बनाने गई थी, तू ही मेरा मजाक बनाते हुए आए, इस चक्कर में मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। उद्धरण चिन्ह। इश्की और मिशा फिर से लड़ते हुए अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद राजवीर भी ऑफिस से आ गया। राजवीर ने इश्की को खिड़की के पास खड़े देखा तो उसके पास जाकर उसे पीछे से हग कर लिया। इश्की को जब ये फील हुआ तो अपनी आंखें बंद कर ली। तभी राजवीर उसके कान में बोला, क्या बात है आज इतनी शांत क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। इस पर इश्की पलटकर बोली, आपको पता है हमारे कॉलेज को मिस्टर तंज कपूर ने खरीद लिया और आज उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ऊपर जो बैन था वो भी हट गया है और मैं बॉक्सिंग कर सकती हूँ। वो मुझे कॉलेज की तरफ से खेलने के लिए बोल रहे थे। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, ये तो अच्छी बात है न, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इश्की ने कहा, हाँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मुझे बॉक्सिंग किए बहुत साल हो गए, क्या अब मैं वापस से स्टार्ट कर पाऊंगी? मेरी प्रैक्टिस तो कब की छूट चुकी है, वो अब कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने प्यार से इश्की के गाल पर हाथ रखकर कहा, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुमने इतने साल प्रैक्टिस नहीं की? अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि तुम वापस से ये करना चाहती हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर राजवीर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, हमेशा याद रखना कि अंदाजा सिर्फ ताकत का लगता है, हौसले का नहीं। अगर तुम दोबारा से मेहनत करना शुरू करो तो बहुत जल्द उस मुकाम को पा लोगी जहां पहले थी। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास और हिम्मत की। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुनकर इश्की को बहुत अच्छा लगा। इश्की बोली, मैं अपनी पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ स्टार्ट करूंगी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, ये हुई ना बात, और रही बात तुम्हारी प्रैक्टिस की, तो उसके लिए मैं एक कोच को हायर कर दूंगा जो तुम्हारी प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजवीर बाथरूम में चला गया। इश्की राजवीर के बात से बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा कि राजवीर के रूप में उसे उसकी जिंदगी की सारी दुआ मिला गई। राजवीर हर पल उसे सपोर्ट करता था और हर कदम में उसका साथ देता था। उस पर कभी किसी तरह की कोई भी बंदिश नहीं लगाई थी। उसे जो करना होता था उसमें पूरा साथ देता था। एक सच्चे साथी को तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर इश्की ने मन के सारे विचारों को साइड किया और वापस मिशा के रूम चली गई। वैसे आज जो भी ड्रामा हुआ इसके बाद तो दोनों में लड़ाई हो गई थी, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या जो लड़ाई के बाद भी एक दूसरे के साथ न रहे। इश्की ने जल्दी से मिशा के रूम में आकर देखा तो मिशा फोन पर बात कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र इश्की पर गई वो अपना फोन रखकर बोली, क्या है, अब और लड़ना रह गया है क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं यार, मैंने तो यहाँ आई हूँ क्योंकि तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, अच्छा अब मन नहीं लगता है, और आज का क्या? आज तेरी वजह से बिना बात के पनिशमेंट मिल गई। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, तो क्या हो गया है मिशा, कौन सी बड़ी बात हो गई है? गार्डन ही तो साफ करना है। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, बड़ी बात है इश्की, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया है, तो बता मुझसे ये कैसे होगा? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी कि ये कैसे होगा। वो क्या है? मैंने ये सब किया है। आश्रम में हम सबको काम डिवाइड करते थे तो मैं ये करती थी। हालांकि ये सब मेरा काम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ही करना पड़ता था। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने पूछा, जब ये काम तेरा नहीं था तो क्यों करती थी? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने उदास होते हुए कहा, क्योंकि जिस लड़की को ये काम दिया जाता था
वो बहुत ज्यादा ही घमंडी थी और मुझसे बड़ी थी। उसे पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत थी, हर बार मुझे परेशान करती थी और अपना सारा काम मुझसे ही करवाती थी। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, और तू कर देती थी। जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तू परेशान करने वालों में से है, किसी से दबकर रहने वालों में से नहीं। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, पहले मैं ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले कोई भी आकर मुझे कुछ भी कह देता था या कुछ भी करवाता था और मैं डर से कर दिया करती थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे लड़ सकूं। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने पूछा, फिर ऐसा ड्रास्टिक चेंज कैसे? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, मैंने एक दिन उस लड़की को एक बच्चे को मरते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैं जाकर उसे मरने लगी। तभी मुझे एक कोच ने भी देख लिया जो कि वहाँ कुछ सर्वे करने आए थे। उसके बाद उन्होंने ही मुझे बॉक्सिंग के लिए कहा और मुझे ट्रेनिंग भी दी। उस दिन मैं समझ गई थी कि किसी से डरकर रहने से कुछ नहीं होगा, जितना हम डरेंगे उतना ही वो लोग और डराएंगे। उद्धरण चिन्ह। इश्की आगे बोली, चल छोड़ना ये सब बातें, ये सब पुरानी बात है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आज मिशा को इश्की की बातों से लगा कि इश्की ने अपने बचपन में बहुत सी तकलीफ सही होगी, बहुत दर्द भी सहा होगा, जिसे आज तक उसने कभी भी किसी को नहीं बताया। इश्की को हमेशा लगता था कि अपनी वीक साइड किसी को दिखाने का मतलब अपनी कमजोरी को दिखाना। वो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ी। उसने हर सिचुएशन का सामना बहुत ही मजबूती से किया। आज भी उनसे इतनी बड़ी बात आराम से मिशा को बता दी। मिशा तो सिर्फ एक हफ्ते के पनिशमेंट के बारे में इतना सोचने लगी थी, लेकिन इश्की ने तो न जाने कितने समय तक ये सब किया था और पता नहीं क्या क्या किया होगा। तभी मिशा को सोच में डूबे हुए देखकर इश्की ने कहा, मैं तुझे ये बताने आई थी कि राजवीर मेरे लिए एक कोच हायर कर रहे हैं जो मुझे बॉक्सिंग सिखाएगा। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, क्या बात है, तेरे ही मजे है। एक ने आते ही तेरे ऊपर से बैन हटवा दिया और भाई ने तेरे आगे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इश्की बोली, क्या मतलब? मेरे ऊपर से बैन इसलिए हटवाया गया है क्योंकि इससे कॉलेज को प्रॉफिट है। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, क्या पता आगे क्या हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, यही कि मैंने नतंज कपूर को ऑडिटोरियम में देखा था। जब तक उसने स्पीच दिया तेरी तरफ ही देख रहा था। तब मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब मैंने सारी बातों को कनेक्ट की तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे दाल में जरूर कुछ काला है। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, तू पागल हो गई है और कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर इश्की वहां से चली गई। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था कि तभी इश्की आकर सीधे उसके गोद में बैठ गई। ये देख राजवीर बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। इश्की ने किसी मासूम बच्चे की तरह कहा, मुझे नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है तो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह। इश्की उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, आप जानते हैं मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ये सुनकर स्माइल करने लगा, फिर इश्की को गोद से उठाकर बेड पर ले गया। इश्की राजवीर के ऊपर लेटते हुए बोली, आपको पता है आज एक बात हुए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने पूछा, कौन सी बात? इश्की ने राजवीर को अपनी और मिशा की लड़ाई से लेकर अर्नव की पनिशमेंट देने तक की सारी बात बता दी। ये सुनकर राजवीर बोला, वेरी गुड, तो तुम दोनों अपनी पनिशमेंट एंजॉय करना। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने पूछा, क्या मतलब, आप कुछ करेंगे नहीं? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, अब इसमें मैं क्या करूं? तुम दोनों ने गलती की, उसकी सजा मिली। शुक्र करो कि वहां पर मिस्टर सिंघानिया थे, वरना ये पनिशमेंट एक वीक की नहीं मंथ की होती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुनकर इश्की का मुंह गुस्से से फूल गया। एपिसोड 99। इश्की का राजवीर से गुस्सा होना। सुबह का वक्त। इश्की और मिशा दोनों ही इस वक्त गार्डन में थी। दोनों गार्डन के पत्तों को साफ कर रही थी और प्लांट को कट भी कर रही थी। मिशा थकी हुई आवाज में बोली, यार आज मुझे पता चला कि ये गार्डन कितना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। इश्की भी थकी हुए हाल में बोली, हाँ यार पता नहीं ये लोग कैसे काम कर लेते हैं। इतना बड़ा गार्डन तो मेरे अनाथ आश्रम का भी नहीं था। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने कहा, ये लोग अकेले काम नहीं करते हैं, इसने साथ बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ हम अकेले काम कर रहे हैं, ऊपर से हमें काम करना आता भी नहीं है, इसलिए और ज्यादा टाइम लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। दोनों फिर अपने काम में लग गई। आज सुबह ही दोनों को बहुत जल्दी उठा दिया गया था। जब इश्की को उठाया गया था उस वक्त राजवीर अपने जिम में गया था। इश्की और मिशा अभी भी मेड को गालियां दिए जा रही थी जिसने उनकी आज सुबह की नींद खराब की थी। दोनों ने धीरे धीरे सारे काम खत्म कर लिए, फिर वापस घर के अंदर आईं। सभी लोग अब तक लिविंग रूम में आ चुके थे और सबकी नज़र दोनों पर गई। उनके कपड़े पूरी तरह से गंदे हो गए थे। अर्नव जी बोले, आज तो मैंने तुम दोनों को उठाने के लिए किसी को भेज दिया, लेकिन कल से किसी को नहीं भेजने वाला। तुम दोनों खुद उठ जाना,
नहीं तो 1 वीक से टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने शिकायत करते हुए कहा, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है किसी ने हमारी हेल्प भी नहीं की, सारा काम हमने अकेले ही किया। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने कहा, हाँ अंकल, और अगर हमें ये करना ही है तो क्यों ना हम इसे शाम के वक्त करें। इतनी सुबह सुबह हमें उठने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव जी ने स्ट्रीट टोन में कहा, आदत नहीं है तो डाल लो, क्योंकि यही होने वाला है। वैसे भी तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई हो। सुबह उठना हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, ये जानने के बाद भी तुम देर तक सोती रहती हो और फिर कॉलेज टाइम पर भागती हो। उद्धरण चिन्ह। मिशा बोली, डैड आपने कोई 90 की मूवी नॉनस्टॉप देख ली है क्या, जो उस टाइम के फादर की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और हम बेचारी बच्चियों को टॉर्चर कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव जी सोफे पर बैठते हुए बोले, चुप करो तुम और अपने रूम में जाओ, फिर मत बोलना कि मेरी वजह से लेट हो गए। उद्धरण चिन्ह। इश्की और मिशा अपना छोटा सा चेहरा लेकर चली गई। इश्की जब रूम में आई तो उसकी नज़र राजवीर पर गई। वो ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी था। इश्की को उसे ऐसे देखकर शरारत सूझी और उसने जाकर राजवीर को पीछे से हक कर लिया। राजवीर थोड़ा सा चौंक गया, फिर जब उसे इश्की के होने का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। राजवीर बोला, कैसा रहा तुम दोनों का पनिशमेंट का पहला दिन? उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात पर इश्की उसके सामने आकर अपने दोनों हाथ उसके आगे करके बोली, आप खुद देख लीजिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की को ऊपर से नीचे तक मिट्टी में सने हुए देखा और जो हाथ वो दिखा रही थी उन हाथों पर भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। ये देखकर राजवीर ने अपनी शर्ट को देखा जहां इश्की ने पकड़ा था। व्हाइट शर्ट होने की वजह से वो पूरी तरह से गंदी हो गई थी। ये देख राजवीर की आईब्रो आपस में जुड़ गई। वो गुस्से में बोला, ये क्या हरकत है इश्की? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके ऊपर प्यार आ रहा था, इसलिए आपको गले से लगा लिया और ये प्यार की निशानी है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर इश्की जल्दी से बाथरूम में भाग गई। राजवीर वहीं खड़ा रह गया। इसके बाद वो वापस अपनी शर्ट चेंज करने लगा। तब तक इश्की भी रेडी होकर आ गई। राजवीर उसे देखकर बोला, ब्रेकफास्ट याद से कर लेना, बिना ब्रेकफास्ट के कॉलेज नहीं जाना। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। फिर राजवीर ने उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस की और चला गया। इश्की ने भी नीचे जाकर सबके साथ ब्रेकफास्ट किया और थोड़ी देर में कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में इश्की को आज से अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी। राजवीर ने एक फेमस बॉक्सिंग कोच को हायर किया था और उसे इश्की के कॉलेज जाकर ज्वाइन करने को बोल दिया था। इश्की जल्दी से अपनी क्लास करके बॉक्सिंग रिंग की तरफ आई और वार्म अप करने लगी। वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा उसको कोच करने को बोल रहे थे। तंश के ऑफिस में तंश अपने केबिन में बैठकर देव की बातें सुन रहा था। देव बोला, सर अभी भी हमारे हाथ वही इन्फॉर्मेशन लगी है जो पहले लगी थी, और इसके मुताबिक मैम का किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं है। उद्धरण चिन्ह। देव ने फिर तंश के एक्सप्रेशन को देखा जो गौर से उसकी बात को सुन रहा था। देव फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैम के फ्रेंड सर्कल में 2-3 लड़के हैं। एक मिहिर सिंघानिया जो मिशा का भाई है और मैम का अच्छा दोस्त है, दूसरा रेहान मेहरा जो मिशा का बॉयफ्रेंड है, और तीसरा करण सिंह जो मैम का क्लासमेट है। करण मैम को पसंद भी करता है, लेकिन मैम ने उसे कभी कोई भाव नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। देव की बात तंश बोला, फिर वो निशान कैसे थे? मैं गलती नहीं कर सकता। खैर ये बताओ, तुमने मिहिर सिंघानिया के बारे में बोला, ये कौन है, कौन से सिंघानिया परिवार से है? उद्धरण चिन्ह। तंश की बात पर देव बोला, सर मैंने मिशा के बारे में पता लगवाया है, वो राजवीर सिंघानिया की बहन है और मिहिर और मिशा जुड़वा भाई बहन है। उद्धरण चिन्ह। तंश बोला, राजवीर सिंघानिया की बहन, और इतनी लो प्रोफाइल क्यों? और इतनी भी क्या गहरी दोस्ती की उसने इश्की को अपने घर में ही रखा है? उद्धरण चिन्ह। देव बोला, सर अब इसका तो पता करना मुश्किल है, क्योंकि सिंघानिया हाउस के अंदर की इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उनकी सिक्योरिटी को क्रैक करके अंदर जाना पॉसिबल ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तंश बोला, छोड़ो कोई बात नहीं, आखिर सच कब तक छुपेगा? और अगर सच में इश्की की लाइफ में कोई हुआ तो मैं उसे ज़्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रहने देने वाला। बस एक बार मुझे उसके बारे में पता चल जाए। उद्धरण चिन्ह। कॉलेज में इश्की ने आज काफ़ी टाइम के बाद प्रैक्टिस की थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और अब उसमें क्लास अटेंड करने की ज़रा सी भी ताकत नहीं बची थी। इसलिए वो मिशा को बोलकर राजवीर के ऑफिस के लिए निकल गई, क्योंकि उसका राजवीर के पास जाने का बहुत मन कर रहा था। राजवीर ने भी इश्की को लाने के लिए अपने ड्राइवर को भेज दिया था। फिर इश्की जल्दी से कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गई। थोड़ी देर में कार राजवीर के ऑफिस के पार्किंग में थी। इश्की वहीं से राजवीर की प्राइवेट लिफ्ट लेकर ऊपर चली गई। जब वो राजवीर के केबिन के पास पहुंची है तो बिना लॉक किए अंदर चली आई।
अंदर जाकर उसने जो देखा वो देखने के बाद उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो गईं। सामने शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की राजवीर के साइड में झुककर उसे लैपटॉप में कुछ दिखा रही थी। राजवीर का पूरा फोकस अपने लैपटॉप में था, इसलिए उसने लड़की के इतने पास आने पर ध्यान ही नहीं दिया था। उस लड़की को देखकर उसकी इंटेंशन साफ साफ पता चल रही थी। इश्की तेज कदमों से केबिन के अंदर आई और उसने राजवीर के सामने जाकर टेबल पर अपना बैग पटक कर रख दिया, जिससे दोनों का ध्यान इश्की की तरफ आ गया। राजवीर ने देखा तो इश्की बहुत गुस्से में थी, लेकिन उस बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में है तो है क्यों। ये देखकर राजवीर आराम से इश्की से बोला, इश्की तुम बैठ जाओ, मैं काम पूरा कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, जी क्यों नहीं, आप आराम से अपना काम कीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की जो राजवीर के साथ थी वो तो ये देखकर ही शॉक हो गई थी कि राजवीर के कैबिन में अचानक एक लड़की बिना दूर नॉक किए अंदर आ गई, और उसे देखकर राजवीर गुस्सा करने के बजाय आराम से बैठने को बोल रहे थे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी राजवीर की आवाज़ उसकी कानों में सुनाई पड़ी, मिस नैना, क्या आपका काम हो गया है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम नैना था वो बोली, नहीं सर, आपको एक रिपोर्ट और दिखानी थी। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है, आप मेल कर दीजिए, मैं देख लूंगा, अगर कोई गलती नहीं है तो आप आगे काम स्टार्ट कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। नैना ने कहा, ओके सर। फिर राजवीर ने नैना को जाने के लिए बोल दिया। नैना जाते हुए इश्की को गौर से देख रही थी। वहीं इश्की जो गुस्से में अपना मुंह फुलाकर बैठी थी, उसने अपने ऊपर जब किसी की नज़र को महसूस किया तो वो भी उस तरफ देखने लगी। जैसे ही इश्की की नज़र नैना से मिली तो उसे गुस्से से घूर देखा। ये देखकर नैना जल्दी केबिन से बाहर चली गई और बाहर आकर खुद से बोली, ओ गॉड, ये लड़की कैसे गुस्से से देख रही थी। खैर, ये है कौन? मैंने तो सुना था कि सर की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हो सकता है कि ये सर की बहन हो। नैना खुद को जवाब देते हुए आगे बोली, हाँ यही होगा। उद्धरण चिन्ह। नैना ने अपने मन में खुद से ही सवाल किया और इस सवाल का जवाब भी खुद ही देकर खुश हो गई। उसे इश्की के राजवीर की बहन होने की गलतफहमी हो गई थी। अब इसे गलतफहमी कहे या फिर दिल की चीटिंग, जो ये कभी नहीं मान सकता था कि इश्की का राजवीर से कोई और रिलेशन भी होगा। उधर राजवीर के केबिन में राजवीर उठाकर इश्की के पास आया, जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। इस बात को राजवीर ने भी गौर किया था। राजवीर उसके पास जाकर साइड में बैठ गया और प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, क्या हुआ है, क्यों मुंह फूला है? उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात पर इश्की ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर राजवीर बोला, अच्छा, ये गुस्सा बाद में खेल लेना, पहले ये बता दो कि गुस्सा हो क्यों, जिससे मैं प्रिपेयर हो सकूं कि मुझे तुम्हें मानने के लिए क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने गुस्से से पूछा, आपको नहीं पता कि मैं गुस्सा क्यों हूँ? उद्धरण चिन्ह। राजवीर जवाब में बोला, नहीं। इश्की राजवीर के पास जाकर उसे पॉइंट करके बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई लड़का मेरे इतने पास खड़ा हो तो आपको कैसे लगेगा? उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, गुस्सा आएगा और हो सकता है कि मैं उस लड़का का मुंह तोड़ दूं। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, एग्जैक्टली, बस यही नहीं किया मैंने उस लड़की का मुंह नहीं तोड़ा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, पहेली बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ। उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, तो सुनिए, आप कैसे इंसान हैं, वो लड़की आपसे इतने करीब आ गई और आपको पता भी नहीं चला। ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं गुस्सा क्यों हूँ। मेरी ही गलती है, मुझे यह आना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा आपके पास आकर रेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरी ट्रेनिंग कैसी रही, लेकिन अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर। उद्धरण चिन्ह। इश्की ने ये सारी बातें एक ही सांस में बोल दी। राजवीर को अब सब कुछ अच्छे से समझ आ गया था। इश्की उससे इतना चिढ़ रही थी क्योंकि उसे नैना से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। राजवीर इश्की के फूले हुए गाल पकड़कर खींचते हुए बोला, अच्छा जी, किसी को जलन हो रही है? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आह राजवीर, इट्स हर्टिंग, छोड़िए मेरा गाल। उद्धरण चिन्ह। राजवीर इश्की को उठाते हुए बोला, अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए एक काम करते हैं, आज जो तुमने एक नई शुरुआत की है हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। चलो आज हम कहीं बाहर चलकर लंच करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इश्की वापस से सोफे पर बैठकर बोली, नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है और आपके साथ तो अब बिल्कुल भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने इश्की को और चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं नैना के साथ ही चला जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने गुस्से से टेबल पर रखी हुई फाइल उठाकर राजवीर पर फेंक दी। राजवीर दूसरी तरफ हो गया और बोला, अरे इतना गुस्सा, तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा पति हूँ। इश्की ने राजवीर को इग्नोर कर दिया। राजवीर सीरियस होकर बोला, ठीक है, तुम्हें उस लड़की से प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बोली, नहीं, इसकी क्या जरूरत है, मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये मैं नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह।
राजवीर बोला, तो फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आप कभी उसे अपने केबिन में नहीं बुलाएंगे? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है प्रॉमिस, अब मैं कभी भी उसे केबिन में नहीं बुलाने वाला, अब खुश? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गार्डन हिला दी। फिर राजवीर बोला, अब चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार इश्की भी बिना किसी नखरे के राजवीर के साथ चल दी। एपिसोड 100, राजवीर और तंश का आमना सामना। राजवीर सीरियस होकर बोला, ठीक है तुम्हें उस लड़की से प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की बोली, नहीं इसकी क्या जरूरत है, मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हो ये मैं नहीं चाहती। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, तो फिर मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा गुस्सा खत्म हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, आप कभी उसे अपने केबिन में नहीं बुलाएंगे? उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, ठीक है प्रॉमिस, अब मैं कभी भी उसे केबिन में नहीं बुलाने वाला, अब खुश? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की ने हाँ में गार्डन हिला दी। फिर राजवीर बोला, अब चलो हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बार इश्की भी बिना किसी नखरे के राजवीर के साथ चल दी। अंडरस्को। राजवीर और इश्की एक 5 स्टार होटल में आ गए। यहाँ पर राजवीर के लिए एक प्राइवेट रूम हमेशा बुक रहता था। राजवीर सीधा इश्की को वहां पर लेकर गया और दोनों के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। दूसरी तरफ तंश भी इसी होटल के अपनी एक मीटिंग के लिए आया था। तंश अपनी मीटिंग के लिए अपने प्राइवेट रूम में जा ही रहा था कि वो अचानक रुक गया। उसे रुकते हुए देखकर देव बोला, कुछ बात है क्या सर? उद्धरण चिन्ह। तंश ने कहा, नहीं मुझे लगा कि मैंने इश्की को देखा। उद्धरण चिन्ह। देव ने कहा, इश्की मैम तो अभी कॉलेज में होगी, वो यहाँ कैसे हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। तंश बोला, पता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगा। उद्धरण चिन्ह। तंश इतना बोलकर रूम के अंदर चला गया। उसको ऐसे देखकर देव ने अपने मन में कहा, सच कहा है किसी ने, नया प्यार और पुरानी शराब एक जैसे ही चढ़ती है, अब इन्हें दिन में भी इश्की मैम दिखने लगी है, बस इंसान में न दिख जाए। उद्धरण चिन्ह। इधर राजवीर और इश्की का खाना आ गया था और इश्की मजे से अपना खाना खा रही थी। साथ ही साथ वो घूरकर राजवीर को भी देख रही थी, जो खाना खाने के बजाय अपने फोन में बहुत देर से लगा हुआ था। इश्की से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो गुस्से से अपना चम्मच अपनी प्लेट में जोर से पटक कर बोली, राजवीर जब आपको मेरे साथ कोई बात ही नहीं करनी थी और खाना नहीं खाना था तो यहाँ लेकर क्यों आए? मैंने तो ऑफिस में भी खा लेना था। उद्धरण चिन्ह। इश्की की आवाज सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। ये देखकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, बस 5 मिनट बच्चा, जरूरी मेल करना है। उद्धरण चिन्ह। इश्की गुस्से से बोली, ठीक है आप आराम से मेल कीजिए, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो वहां से उठकर जाने लगी। ये देखकर राजवीर ने जल्दी से अपने फोन को टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथ हवा में करके बोला, ओके ओके फाइन, देखो मैंने फोन छोड़ दिया है, अब तुम भी अपना गुस्सा खत्म करो। उद्धरण चिन्ह। राजवीर के इस रिएक्शन को देखकर इश्की मन ही मन हंसने लगी, लेकिन उसके सामने अभी भी गुस्से में होने का दिखावा कर रही थी। इश्की वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड, आगे से आपका फ्री टाइम सिर्फ मेरा है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने कहा, जी मैडम। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और फिर से दोनों खाना खाने लगे। बीच बीच में दोनों बातें भी कर लेते थे। इश्की ने आज का अपना पूरा शेड्यूल राजवीर को बताया कि कैसे उसने कॉलेज में क्लास अटेंड की, फिर ट्रेनिंग की और उसके बाद उसके पास आ गई। राजवीर बहुत आराम से इश्की की बिना सिर पैर की बातें सुन रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो इश्की की आवाज नहीं कोई मधुर धुन सुन रहा हो। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत था और चेहरे पर इश्की के लिए ढेर सारा प्यार था। अंडरस्को। राजवीर और इश्की लंच करके बाहर जा रहे थे कि तभी राजवीर का फोन बजने लगा। वो प्यार से बोला, इंपॉर्टेंट कॉल है, इसे अटेंड करना पड़ेगा, तुम जाओ, जाकर कार में बैठो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर इश्की कुछ नहीं बोली क्योंकि उसे भी पता था कि राजवीर कितना बिजी इंसान था। फिर भी वो इश्की को पूरा टाइम देता था, इसलिए इश्की स्माइल करके चली गई और कार में जाकर बैठ गई। इधर राजवीर फोन पर बात करने के बाद बाहर जा रहा था, तभी एक इंसान उसके पास आकर बोला, हेलो मिस्टर सिंघानिया। राजवीर ने उस आवाज की तरफ देखा तो वहां पर तंश खड़ा था। उसको देखकर राजवीर भी उसे हेलो कहा तो तंश आगे बोला, मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे मिलेंगे, आप भी यहाँ किसी मीटिंग के लिए आए थे? राजवीर सीधे शब्दों में बोला, नहीं मैं यहाँ अपने पर्सनल रीजन से आया था। तंश बोला, अच्छा चलिए अब तो हम साथ में काम करने वाले हैं तो मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। राजवीर बोला, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलकर वहां से चल दिया। इधर कार में बैठी इश्की ने राजवीर को आते देखा तो इश्की कार से बाहर निकलने लगी, लेकिन राजवीर ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उसे अब तंश के वहां होने की बात पता थी। अगर वो उन दोनों को साथ देख लेता तो उसे उनके रिश्ते पर भी शक हो जाता।
वैसे जब राजवीर को तंज की इश्की में इंटरेस्ट की बात पता चली थी, तब उसका मन हुआ था कि वो जाकर उसे बोल दे कि इश्की उसकी वाइफ है और वो उससे दूर रहे। लेकिन राजवीर की फ्रिक उसे ऐसा कोई भी पगलपन वाला काम करने से रोक देती थी। वो नहीं चाहता था कि अभी फिर से इश्की पे कोई भी खतरा आए। जब तक उसे तंज के सही इरादों के बारे में पता न चल जाए, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता था। पर वो कहते हैं न दिल है कि मानता नहीं, ठीक वैसे ही राजवीर का बिल्कुल भी मन नहीं मानता था कि वो इश्की पर किसी की भी नज़र पड़ने दे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जो इश्की को हर्ट करे, क्योंकि सारी बातें एक तरफ और इश्की की खुशी एक तरफ। राजवीर कार में आकर बैठ गया तो इश्की बोली, फोन पर बात करने में इतना टाइम लगता है क्या? उद्धरण चिन्ह। इश्की को ऐसे चिल्लाते देखकर राजवीर उसके नोज को अपने हाथ से खींचकर बोला, आजकल इस छोटी से नाक पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा बैठा रहता है, देखो गुस्से से कैसे फूलने लगी। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर राजवीर हंसने लगा। उसको ऐसे हंसते देखकर इश्की उसकी हंसी की एक्टिंग करते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, आप कार चलाओ। उद्धरण चिन्ह। राजवीर सिर झुकाकर बोला, जो हुकुम। ये देखकर इश्की दूसरी तरफ मुंह करके हंसने लगी। उसे ऐसा करते देखकर राजवीर बोला, मैंने देख लिया, तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, कुछ नहीं, आप ड्राइव पर फोकस करिए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर आज इश्की को लेकर अकेले ही आया था। आज उसके साथ न तो ड्राइवर था और न ही उसके बॉडीगार्ड थे। वो नहीं चाहता था कि कोई और उन दोनों के साथ रहे, क्योंकि आज वो अकेले ही इश्की के साथ रहना चाहता था। फिर राजवीर ने एक जगह पर अपनी कार रोक दी। इश्की चारों तरफ देखकर बोली, ये हम कहाँ आ गए? ये तो आपका ऑफिस नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर ने आराम से कहा, हाँ, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मैंने सोचा मेरी इतनी प्यारी और खूबसूरत वाइफ मेरे साथ है, तो क्यों ना उसके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, इसलिए हम आज मूवी देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। इश्की ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, क्योंकि आज पहली बार वो राजवीर के साथ अकेले बाहर घूमने आई थी। आज से पहले कभी भी राजवीर उसके इस तरह से बाहर अपने साथ नहीं ले जाता था। इश्की हमेशा चाहती थी कि वो भी एक नॉर्मल कपल की तरह बाहर घूमे, मूवीज देखे, डेट पर जाए। लेकिन राजवीर अपने काम में बहुत बिजी रहता था और कहीं ना कहीं उसे अभी भी फिक्र रहती थी कि अभी इश्की की आइडेंटिटी डिस्क्लोज न हो जाए। इसलिए जब भी वो इश्की को लेकर कहीं जाता था तो उसके साथ उसके बॉडीगार्ड की पूरी टोली होती थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।